Hi, hello everyone. Welcome. Today we will read chapter 9, our book Social and Political Life Part 2nd. The name of chapter is Struggles for Equality. Struggles for Equality. नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 आपकी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 में से। चैप्टर का अध्याय का नाम है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। In this chapter, we will remind what we have read in our earlier chapters. Okay, we have read the story of Ansaris, Melanie, Swapna. But what we have seen that they face different kinds of inequalities. Maybe on the basis of sex, caste, religion. Okay, इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि एक तरह से समराइज करेंगे कि संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं सारे, लेकिन फिर भी हमारे समाज में उन अधिकारों का हनन होता है। ऐसी एग्जांपल्स हमने इस बुक में देखी हैं। अंसारी, मेलानी और सपना की कहानी, ये सब आपने देखा है। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटी हमारे समाज में है और संघर्ष से कैसे लोगों ने अपने अधिकारों को पहचाना है और पाया भी है। जब भी सोसाइटी में, जब भी समाज में ऐसा हुआ है, इनइक्वालिटीज़ का लोगों को फेस करना पड़ा है, व्हेन एवर पीपल हैव टू फेस इनइक्वालिटी, तो क्या होता है, लोग कम टुगेदर एक साथ फाइट करते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ, है ना। इस असमानता के खिलाफ लड़ाई करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। रोज़ा पार्क्स की कहानी आपको याद होगी, चैप्टर 1 में ही पढ़ी थी हमने रोज़ा पार्क्स की कहानी, है ना। रिमाइंड करिए। तो एक फ़ोटो ऐसे था जिसमें सिर्फ पिक्चर्स थी और वुमेन्स की मूवमेंट्स के बारे में उसमें बताया था कि वुमेन्स ने कौन से आंदोलन शुरू किए थे। चैप्टर 5, okay, in this chapter you will learn some of the ways in which people have struggled for equality. Okay, in which some of the ways, okay, different ways there are some of the ways लोगों ने किस तरह से इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। डिफरेंट स्ट्रगल्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। अलग अलग स्ट्रगल्स को हम एक ही चैप्टर्स में देखेंगे। हम सभी को पता है कि हमारा संविधान सबको समान मानता है। वी ऑल नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज इक्वल ना। हम सभी को हमारा संविधान एक समझता है। किसी भी पर्सन के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ बड़े धर्म के आधार पर हो, सेक्स के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, या अमीर या गरीब के अकॉर्डिंग हो, तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान कहता है और ये बात हमें समझ आती है राइट टू वोट से, है ना, कि सभी को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, भले वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो। तो ये एक तरह से एहसास कराता है हमें कि हम सब समान हैं। ओके, हम समान हैं सभी और हमें मत देने का अधिकार है। हमें अपने नुमाइंदों को, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार है। But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's life. Okay, हमें लेकिन ये फीलिंग फिर भी नहीं आती कि क्या हमारा वोट और दूसरे लोगों का वोट, सबका वोट सेम है क्या, है ना। क्या हमारे वोट की पावर भी उतनी है जितनी दूसरे वोट्स की पावर है। ओके, ऐसी फीलिंग सभी लोगों को एक तरह से नहीं आती और आएगी भी क्यों, क्योंकि हम जब देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ सर्विसेज की प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना, तो इतनी महंगी हेल्थ सर्विसेज कौन लेगा। इन्वायरमेंट नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेड इट डिफिकल्ट फॉर पोर पीपल लाइक कांता हकीम एंड शेख एंड अमन टू गेट गुड हेल्थ केयर,
ना। तो गरीब लोग जो सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, उन अस्पतालों की कैसी स्थिति है ये भी हमें पता है, कितनी बुरी हालत होती है इन अस्पतालों की। तो वहाँ पे से अच्छे केयर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब लोगों को क्यों जाना पड़ता है सरकारी अस्पतालों में? इसलिए क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनकी इनकम कम है ना? और उनके अपने खुद के काम नहीं हैं जहाँ से वो पैसा कमा सके। तो इन्हीं कारणों से उन्हें सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। और क्योंकि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी हैं, बिकॉज द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर सो एक्सपेंसिव, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो इन प्राइवेट hospitals, they have to go in government hospitals. Okay, so this feeling of equality that ballot box provides does not extend to all people. हमें नहीं लगता कि वोट का अधिकार तो चलो है सभी को बराबर, लेकिन फिर भी हम बराबर कहाँ हैं? फिर भी सभी बराबर कहाँ हैं? क्योंकि गरीबों को तो सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है और सरकारी अस्पतालों में बड़ी बार हमें अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एक आदमी जो जूस सेल करता है ना, उसको कितने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एक तरह से कंपटीशन मिलता है। ब्रांडेड ड्रिंक्स होती हैं, वो इतना एडवर्टीज करती हैं, है ना? आप टीवी में भी देखते हैं कि अलग अलग जूस, जैसे माज़ा है, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी कितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, तो लोग उसी को लेते हैं। तो वो बेचारा दबा हुआ रह जाता है जो लोकल कहीं बेचता है ना, जूस सेल करता है। स्वप्ना की कहानी आपने देखी, यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ स्वप्ना। स्वप्ना को अपने कॉटन का बहुत कम प्राइस मिला। क्यों कम प्राइस मिला? क्योंकि उसने साहूकार से ब्याज लिया हुआ था, बिकॉज शी हैज टेकन लोन फ्रॉम द ट्रेडर। सो दिस इज द रीजन शी हैज गॉट लो प्राइस ऑफ हर कॉटन। उससे अपनी रुई का बहुत कम दाम मिला। मिलानी की कहानी बहुत सारी उन मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की कहानी है जिनको इंसल्ट फेस करनी पड़ती है, दूसरों के घर के में जाकर काम करना है और साथ में इंसल्ट भी फेस करनी पड़ती है। मिलानी की कहानी भी आपने पढ़ी थी एक चैप्टर में। सो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अभाव और गरीबी, यही सबसे बड़ा कारण है। इट इज़ द की रीज़न, इट इज़ द की रीज़न why so many people live in India are highly unequal, है ना? असमानता का सबसे बड़ा कारण क्या है? संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी, दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ दिस इज गोल 1। सबसे पहला गोल यूएनडीपी ने भी क्या सेट किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए हैं कि ये गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। तो सबसे पहला गोल क्या है? व्हाट इज गोल फर्स्ट? गोल फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। गोल फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। वी विल एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। गरीबी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी के पास रोटी नहीं खाने को नहीं मिल रही है, जहाँ कपड़ा नहीं मिल रहा है, जहाँ मकान है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं भी हैं, फूड क्लॉथिंग शेल्टर उसके पास है भी, फिर भी वो गरीब हो सकता है। क्या पता उसे काम ना मिलता हो, क्या पता उसके घर की कंडीशन अच्छी ना हो, है ना? जहाँ सोसाइटी से जो उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इन सभी कारणों से जहाँ उसकी वॉइस नहीं है जिसको वो रेस कर सके और अपने अधिकारों को के लिए लड़ सके। सो फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इज नो पॉवर्टी। हमें गरीबी की हर फॉर्म को ख़त्म करना, ठीक है? ओके, गरीबी को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता इसीलिए दी है क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी ही नहीं है। सिर्फ पॉवर्टी सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों की प्रॉब्लम है। 300 मिलियन पीपल अभी भी गरीबी में रह रहे हैं और हर 4 लोगों में से 1 लोग, अगर हर 4 गरीबों की बात करें तो उनमें से 1 इंडिया में रह रहा है। ओके, 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 20% ऑफ पुअर पॉपुलेशन is living in India alone. Okay. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. आपने अंसारी की कहानी पढ़ी थी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि
वाला चैप्टर था, उसी में थी अंसारी की कहानी। उसमें आपने क्या देखा कि अंसारी, उनके पास तो पैसा भी था, फिर भी उनको घर नहीं मिल पा रहा था एक अच्छी लोकेशन पे, है ना? क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट लो मानते थे लोग, इसीलिए, है ना? तो इनइक्वालिटी बहुत फॉर्म्स ले लेती है, अलग अलग तरह से सामने आती है हमारे। हमें सिर्फ रिसोर्सेज की कमी को ही हम सिर्फ इनइक्वालिटी का रीज़न नहीं मान सकते, और भी बहुत सारे रीज़न, ऐसे रीज़न आ जाते हैं जब हमें खुद नहीं पता चलता कि कब वो इक्वालिटी से इनइक्वालिटी बन गया, है ना? पीपल व यहाँ अंसारीज़ की भी वही कहानी है। उनके पास तो पैसे भी थे, रिसोर्सेज थे उनके पास रिसोर्स, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी लोकेशन पे घर नहीं मिला। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, सभी ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे। सो उनको महीनों भटकना पड़ा, फिर जाकर कहीं उनको घर मिला, है ना? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी आपने पढ़ी, यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। व्हाट ओम प्रकाश वाल्मीकि हैव टू डू? ही हैव टू क्लीन द स्कूल यार्ड, है ना, स्वीप द स्कूल यार्ड। स्कूल की सफाई करनी पड़ती थी, क्यों? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए टीचर्स उनसे स्कूल की सफाई करवाते थे। आपने ये भी पढ़ा कि वुमेन के काम को बहुत कम माना जाता है, वुमेन्स के काम को तुच्छ माना जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं उनको, उनके काम को मेल्स के काम से, मैन के काम से, मर्दों के काम से, है ना? तो वुमेन्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए होती है क्योंकि उनकी सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है। मैनी पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड वाई? बिकॉज देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड इज डिफरेंट। और कभी-कभी डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होती है क्योंकि वो वुमेन्स हैं, क्योंकि वो वुमेन्स हैं। तो ये जो हाइलाइटेड पार्ट में है, बोल्ड में लिख रखा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे और सेक्स के बेस पे, इसीलिए हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है। 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना, उसमें क्या तथ्य मिले हैं हमें, क्या फैक्ट्स हमारे पास हैं कि 48.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वुमेन वुमेन है ना? टोटल पॉपुलेशन में से अगर 100 की बात करें तो 100 में से 48 49 सिर्फ महिलाएं ही हैं, और उसमें टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 14.2% पॉपुलेशन में मुस्लिम्स हैं, 16.6% एससी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 8.6%, है ना? तो ये हमें फिगर्स क्या बताते हैं? ये फिगर्स हमें ये बताते हैं कि इतने परसेंट लोग जो हैं वो एक तरह से इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं, असमानता को, है ना, असमानता से जूझ रहे हैं, उनको समान नहीं समझा जाता। So poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins, है ना? तो हमने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में, जब हमने अंसारीज के केस में देखा कि उनको डिग्निटी, रिस्पेक्ट जो समाज से मिलनी चाहिए वो नहीं है उनके लिए। तो वो एक अलग तरह की इनइक्वालिटी है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कब एक तरह की इक्वालिटी इनइक्वालिटी में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, कैसे एक इक्वालिटी इनइक्वालिटी में बदल जाती है और एक नई इनइक्वालिटी की शुरुआत हो जाती है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इनइक्वालिटी के भी अलग अलग आयामों को हमें समझना होगा। दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स को जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ता है, दे हैव टू लीव स्कूल अर्ली, वाई? बिकॉज स्कूल इज़ फॉर अवे फ्रॉम देयर प्लेस, स्कूल उनके घर से दूर है, जहाँ वो गरीब हैं, स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ उनके साथ भेदभाव होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसीलिए उनको अच्छी काम फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी।
Before that, we will see this. We will see this. What is this? This is goal 10. This is goal 10. This is goal 10. गोल 10 क्या है? गोल मतलब क्या हमें अचीव करना है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, यानी असमानता को कम करना है. रिड्यूस इनइक्वालिटी, ओके, विद इन एंड एमंग कंट्रीज. यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से. सो इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है हमें अलग अलग कंट्रीज से भी, और खुद हमारे बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको भी ख़त्म करना है. चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रगल्स हुई हैं इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, है ना. वो हम सब देखेंगे. यहाँ पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सभी ध्यान देंगे. प्लीज गिव योर अटेंशन हियर. Throughout the world, in every community, village, city, and town, you will find that there are some people who are known and respected. Why? Because of their fight for equality. ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं. We know different people. उनका नाम हम जानते हैं. क्यों जानते हैं हम उनका नाम? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है. उन्होंने मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है. उन्होंने हमारे समाज के में अतुल्य योगदान दिया है. इसीलिए हम उन्हें हमें उनके नाम याद है ना. ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, हमने पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं, और आज हम उन लोगों का नाम जानते हैं. नेल्सन मंडेला का नाम हम जानते हैं, है ना. रोज़ा पार्क्स का नाम आपने पढ़ा. मलाला यूसुफ़ज़ई हैं. बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम जानते हैं क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है. उन्होंने सभी को रिस्पेक्ट दी है. कास्ट, क्रीड, भले सेक्स की बेस पे कुछ भी हों लोग, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं की है. इसीलिए लोग उनको जानते हैं. ओके, सो वी आर रीडिंग हियर. Some of these persons became very widely recognized because they have support or represent large number of people. है ना. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं. क्यों? क्योंकि इनको सभी का समर्थन प्राप्त होता है, और क्योंकि इन्होंने डिफरेंट इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटीज को एड्रेस किया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह से लोग संगठित होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और फाइट करते हैं अपने राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए. आपने चैप्टर 5 में देखा डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय द वुमेन्स मूवमेंट, है ना. अलग अलग तरह से उन्होंने अलग अलग मेथड्स यूज़ किए, आंदोलन किए, जिससे इक्वालिटी को अचीव कर सकें वो. तवा मत्स्य संघ, TMS, मध्य प्रदेश में है ये. TMS तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश में है. ये भी एक एग्जाम्पल है जब लोगों ने एक साथ मिलकर एक किसी कॉमन इशू के लिए संघर्ष किया, है ना, और अचीव भी किया, और इक्वालिटी को अचीव करने में वो कामयाब भी रही. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. बहुत सारी स्ट्रगल्स है बीडी वर्कर्स की, फिशर फोक की, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, स्लम ड्वेलर्स की, जिन्होंने अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी. और इस तरह से कुछ कोऑपरेटिव्स बन गए, कुछ सहकारी संस्थाएं बन गई जो एक साथ मिलकर काम करती हैं और रिसोर्सेज पे कंट्रोल करती हैं. तो ऐसी ही कोऑपरेटिव के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ. तवा मत्स्य संघ, ये क्या है? तवा मत्स्य संघ ये एक कोऑपरेटिव है. ठीक है, जानेंगे इसके बारे में, सभी ध्यान देंगे. देखिए, जब भी कोई डैम बनता है ना, जब गवर्नमेंट कभी कभी डिक्लेयर कर देती है कि भाई ये तो फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ से सभी हट जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो इस तरह से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है. पीपल आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, फ्रॉम देयर लैंड, एंड दे हैव टू सेटल एनीवेयर एल्स. तो कहीं बाहर जाकर उनको रहना पड़ता है, उस जगह को मतलब छोड़ना पड़ता है. और जब बांध बनते हैं, डैम बनते हैं, तो बहुत सारा एरिया पानी में डूब जाता है ना. फॉरेस्ट के फॉरेस्ट डूब जाते हैं क्योंकि एक दीवार बन गई है बड़ी, और बाकी सारा एरिया उसमें डूबेगा. तो इस तरह से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है. पीपल आर डिस्प्लेस्ड. अब बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बाहर जाके वो अच्छे से सेटल हो पाए.
ओके। तो इसीलिए आप देखते हैं कि शहरों में बस्तियाँ होती हैं, है ना? शहरों के आउटस्कर्ट्स पे बस्तियाँ होती हैं और वहाँ पे लोगों के जो लिविंग कंडीशंस होती हैं बहुत गंदी होती हैं, है ना? ना अच्छे पानी की व्यवस्था होती है, ना बिजली होती है ना? ना साफ-सफाई होती है, स्कूल भी बहुत दूर-दूर होते हैं और इस तरह से वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते क्योंकि वो उनके घर स्कूलों से जो दूर है, घर स्कूलों से दूर है। तो ये ऐसी डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित होना लोगों का बड़े पूरी-पूरी कम्युनिटीज़, पूरे-पूरे गाँव का विस्थापित हो जाना एक बहुत बड़ी परेशानी रही है हमारे देश में। ठीक है? ये पिक्चर है, ये रिज़र्वायर है तवा रिवर का। रिज़र्वायर है तवा रिवर का, पानी इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे, उसको रिज़र्वायर बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है मछुआरा? मछलियाँ पकड़ रहा है ना मछुआरा। So this is reservoir. So this is problem uh, of our country that we have to deal with these displaced people, है ना? इन लोगों को एक जगह पे सेटल करना, उनको उनके अधिकार देना, ये भी एक इशू है हमारी कंट्री में और ये आपने देखा भी तवा मत्स्य संघ के लोगों ने किस तरह से फाइट किया। तो आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। लोग हमेशा लोगों को फिर अल्टीमेटली फ़ाइट करना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो भी डिस्प्लेस हुए हैं। अब हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव। इट इज़ अ फेडरेशन। ओके, फेडरेशन यानी एक संघ है फिशर वर्कर्स के कोऑपरेटिव्स का, है ना? ये सहकारी एक संघ है जिसमें लोग अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं फॉर द rights of the displaced forest dwellers of the सतपुड़ा forest in मध्य प्रदेश, है ना? जो सतपुड़ा के जंगलों से जो लोग विस्थापित हुए हैं, है ना? उनके राइट्स के लिए संघर्ष करता है ये फेडरेशन। अब तवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये महादेव की पहाड़ियाँ, है ना? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ओरिजिनेट होती है तवा रिवर। बैतूल से होती हुई नर्मदा के साथ मिलती है, कहाँ पर? होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में मिलती है, किसके साथ? नर्मदा के साथ। कौन सी नदी? तवा रिवर। ओके, ये तवा नदी किसके साथ मिलती है? नर्मदा के साथ मिलती है, कहाँ पर? होशंगाबाद में। निकलती कहाँ से? ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महादेव हिल्स। ये महादेव हिल्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। महादेव हिल्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। महादेव हिल्स छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, क्लियर है? याद रहेगा। नाउ द तवा डैम्स बिगेन टू बी बिल्ट इन 1958। ये बनना शुरू कब हुआ था? 1958 में बनना शुरू हुआ एंड इट इज कंप्लीटेड इन 1978। कब कंप्लीट हुआ? 1978 में। देखिए, इसके बनने से क्या हुआ कि बहुत सारा फॉरेस्ट और एरिया और एग्रीकल्चर लैंड पानी में सबमर्ज हो गई, पानी में डूब गया, है ना? इतना सारा एरिया, इतने ज़मीन सब पानी में डूब गई इस बांध के बनने से, इस डैम के बनने से। और जो लोग जंगलों में रहते थे, जहाँ ज़मीनों पे खेती-बाड़ी कर रहे थे, उनके पास कुछ नहीं बचा और उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा अपनी जगह। कुछ लोग तो सम पीपल वर सेटल अराउंड द रिजर्वायर, कुछ तो आस-पास सेटल हो गए और उन्होंने वहाँ से मछली पकड़ना और इस तरह से थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर लिया, है ना? आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एग्ज़ाम्पल है एक और डैम के बनने की। ये तहरी डैम की एग्ज़ाम्पल है, ये शहर बसा हुआ है और यहाँ पे आप देखते हैं कि 100 गाँव, है ना? 100 विलेजेस डिस्प्लेस हुई इस डैम के बनने से, तहरी डैम के बनने की वजह से। तहरी टाउन, वहाँ पे वो पूरा टाउन भी डूब गया, तो मतलब ये बांध बनने से। और 100 से ज़्यादा विलेजेस को डिस्प्लेस होना पड़ा। 1 लाख लोग, है ना? 1 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा था इस डैम के बनने की वजह से। तो हम पढ़ रहे हैं तवा मत्स्य संघ के बारे में। तवा रिवर के ऊपर जो रिजर्वायर बना, उससे लोग कैसे विस्थापित हुए, डिस्प्लेस हुए और कैसे उन्होंने अपने राइट्स के लिए फाइट किया। 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने तवा रिजर्वायर था वो किसको दे दिया मछली पकड़ने के लिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, है ना? निजी ठेकेदारों को दे दिया कि ठेकेदार वहाँ से मछलियाँ, है ना, पकड़ेंगे और बेचेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर्स बिगिन टू थ्रेटन द पीपल। अब गाँव के लोग जो रहते थे उनको मछलियाँ पकड़ने के लिए मना करते थे ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो, है ना? अब गाँव के लोगों का तो रोज़गार जा रहा था, इसीलिए उन्होंने
ये डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए. Will stood united and they have decided that it is a time to set up an organization and do something to protect our rights. हमें अपने अधिकारों के लिए अब लड़ना होगा और एकजुट होना होगा. इसीलिए उन्होंने एक संघ को फॉर्म किया, एक फेडरेशन बनाई, तवा मत्स्य संघ, जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ. उन्होंने रैलीज की, चक्का जाम किया, है ना, रोड ब्लॉक किए, अपनी डिमांड्स को आगे रखा कि उनके वो लाइवलीहुड का सोर्स है और उनसे वो छीना जा रहा है. तो इसी से प्रभावित होकर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसमें लोगों को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया. 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इन डिस्प्लेस्ड लोगों को, जो भी विस्थापित लोग थे, इनको तवा डैम से मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया और 5 साल की लीज एग्रीमेंट भी साइन कर दी. ठीक है, और लोगों ने अपना नया साल फिर शुरू किया फर्स्ट कैच से. मछलियों को पहली बार पकड़ा उन्होंने एक साथ, है ना, विद द TMS टेकिंग ओवर द फिशर वर्कर्स. इस तरह से उन्होंने अपना एक संघ बना लिया, कोऑपरेटिव बना लिया, है ना, एक सहकारी संस्था बना ली. तो उससे क्या हुआ, उनको अच्छा प्राइस मिलने लगा मछलियों का. अब उनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता था उनकी मछलियों का, और इस तरह से वो अब 3 गुना कमाने लगे, है ना, 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे और उनको अच्छी वेजेस मिलने लगी, अच्छा पैसा आने लगा उनके पास. और धीरे धीरे तो इस तवा मत्स्य संघ ने लोन देने का काम भी शुरू कर दिया अपने ही वर्कर्स को कि वो न्यू नेट्स खरीद सकें, जाल खरीद सकें, या मछलियों को प्रिजर्व करने के लिए रिजर्वायर अच्छे से मेंटेन कर सकें. तो इस तरह से हम समझते हैं कि अगर किसी भी कोऑपरेटिव को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम अधिकार देते हैं, राइट देते हैं, तो वो बहुत अच्छे प्रबंधक बन जाते हैं, वो गुड मैनेजर्स बन सकते हैं, जैसे हमने तवा मत्स्य संघ के लोगों के बारे में पढ़ा. नाउ देयर इज़ अ सॉन्ग, इसको मैं हिंदी में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए. ओके, विल रीड इट इन हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ूंगा. जानने का हक, है ना, राइट टू नो. इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ओके, हाँ, सभी पढ़ सकेंगे अच्छे से. जानने का हक, राइट टू नो. मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं, है ना. मेरे सपनों को भी सच होने का अधिकार है, क्यों ये टूटते ही जा रहे हैं. ये किसने लिखा है, विनय महाजन ने लिखा हुआ है. ओके, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं. मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव गांव चलना पड़े हैं, क्यों बस का निशान नहीं. अभी भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्यों नहीं है मेरे गांव. मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर धान अन्य नहीं. मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं, सुई, दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं. मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करें मजदूरी, क्यों शाला मेरे गांव में नहीं, है ना. सो इस सॉन्ग से हमें इनइक्वालिटी के बारे में पता चलता है कि फिर भी कितनी इनइक्वालिटी है ना. लोगों के सपने ही रह जाते हैं. लोग सोचते ही रह जाते हैं कि कब हमारे गांव में सड़क आएगी, कब पानी की व्यवस्था हमारे गांव में होगी, कब बिजली आएगी यहाँ पे, है ना, कब स्कूल बनेंगी. तो वो चीज़ें उनकी लाइफ में कभी हो ही नहीं पाती, ना वो देख पाते हैं, ना उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं. इसीलिए इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में वैसी की वैसी बनी रहती है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. तो हमारा जो संविधान है वो एक तरह से हमारे लिए भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे, ये हम
समझने की कोशिश करेंगे। वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट, दिस वी विल अंडरस्टैंड। तो आपने जो सॉन्ग्स अभी देखा है ना, जहाँ जो मूवमेंट्स आंदोलन रहते हैं जस्टिस के लिए, द मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द पोइट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी, ये हमें एहसास दिलाने के लिए कि हम सभी इक्वल हैं, दैट ऑल पीपल आर इक्वल, दैट ऑल पीपल आर इक्वल। और हमारा संविधान भी हम सभी को समान बताता है कि हम सभी समान हैं, वी ऑल आर इक्वल। ओके, तो इसी पॉइंट को, इसी चीज़ को तवा मत्स्य संघ के लोगों ने भी इसी अधिकार को यूज़ किया, इस बात को समझा, एक तरह से जीवित उदाहरण दिया कि जो हमारा संविधान है उसको रियली में हम एक तरह से मानते हैं और हमारा संविधान हमें अधिकार दिलाता है। अगर फाइट की जाए, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाए तो हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं, क्योंकि संविधान भी इसके लिए हमें संविधान में भी लिख रखा है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तवा मत्स्य संघ के लोगों ने भी इसको एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट यूज़ किया, ऐसा जिसका हमारी लाइफ में सच में मीनिंग है। ओके, सो समाज में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जो एक्सपेंड करते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, है ना। तो लोकतंत्र में ये जो इक्वालिटी है ये सेंटर में है ना। इसको बहुत सारी कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स इसके लिए फाइट करते हैं और सामने इस विषय को सामने लाते हैं और फाइट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, देयर इज़ वन स्टोरी हियर। 1500 वुमेन्स अटेंडेड अ पब्लिक हियरिंग इन लखनऊ इन 2001। एक पब्लिक हियरिंग हुई जिसमें वुमेन्स के साथ जो वायलेंस होती हैं उसके ऊपर ये एक पब्लिक हियरिंग थी। 15 केसेस थे वो वुमेन वायलेंस के, जिन्होंने वुमेन ने खुद निपटाया, है ना। वो उन्होंने खुद ज्यूरी बनाई एक, और जजेस का रोल प्ले किया, और इसमें केसेस सुने और साथ में हेल्प टू हाईलाइट द लैक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम। इन्होंने साथ में जो हम डिसीज़न देते हैं ना, रोल वुमेन ने जजेस का रोल प्ले किया इस पब्लिक हियरिंग में, और लोगों को और साथ में है ना वो डिसीज़न भी दिए। तो इस तरह से इस बात से हमें ये पता चलता है कि वुमेन्स को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए, और जस्टिस नहीं मिल पाता। अब इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि प्राइवेट, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हेल्थ सर्विसेज की प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना हमारी कंट्री में। बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, कैसे उनके चैनल्स चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स चल रही हैं, और वो उन न्यूज़ चैनल में उन्हीं मार्केटिंग की खबरों को दिखाना चाहते हैं, उन्हीं खबरों को दिखाना चाहते हैं जिनसे उनको पैसा आता है ना, जहाँ से उनको पैसा आएगा। तो मीडिया पर भी उन लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो इक्वालिटी कैसे आएगी? वुमेन के वैल्यू, वर्क की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे आपने देखा स्वप्ना के केस में और मालिनी के केस में भी। तो these issues substantially affect poor and marginalized communities. Okay, अब उन खबरों को ना दिखाया जाना और हेल्थ सर्विसेज गरीबों के लिए ना होना, जो गरीब किसान फसलें उगा रहे हैं उनको अच्छा उनका दाम नहीं मिल पाना, वुमेन्स डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करती हैं जो उनको इंसल्ट का फेस होना, ये सारे कंसर्न हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को फेस करने पड़ते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको किनारे पे कर दिया है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनके। तो इस तरह से ये हमारे लिए कंसर्न है। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री इज राइजिंग। Okay, so this is the core of the struggle for equality in a democracy. Core of the struggle for equality in a democracy, हमारे लोकतंत्र में ये सब, ये एक तरह से बिल्कुल बीच की चीज़ है। किस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। हम इक्वालिटी, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं,
अधिकार मिले हैं, लेकिन फिर भी इक्वालिटी के लिए हमें कैसे संघर्ष करना पड़ता है, ये हमने देखा। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन बी रियलाइज्ड इफ़ दे हैव एडिकेट रिसोर्स। तो मतलब लोगों को हम इक्वल समझेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे, तब ऐसा हो पाएगा जब सभी के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। हम मतलब हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होगा, सभी को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, डिग्निटी होगी सबकी, अगर सभी के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, वो अपना खुद का काम कर सके, है ना, उनको काम मिले और डिस्क्रिमिनेशन कम हो। तो अगर एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कम होगा। दिस चैप्टर एंड्स हियर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं कहूँगा, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आपको माइंड में रखना है। जो भी बीच में फैक्ट्स हैं, डेटा है, जैसे सेंसस का हो गया, है ना, और इक्वालिटी को फाइट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मूवमेंट्स हुई हैं, तवा मत्स्य संघ कब एस्टेब्लिश हुआ, कब ये जो बांध था बना, है ना, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Thank you for watching.